जी भाई, लेक्चर 7 स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर 12 निकाल लें। पेज नंबर 12 पे, पेज नंबर 11 पे बल्कि हम पढ़ रहे थे अपोर्शनमेंट ऑफ डिडक्शंस, यानी खर्चों को तकसीम करना। खर्चों को तकसीम करना, तो उसमें हमने पढ़ा था 3 बेसिक रीजंस हैं जिनकी वजह से हमें खर्चों को अपोर्शन करना पड़ सकता है। वो बेसिक रीजंस क्या हैं? वो हैं या तो हम 2 हेड्स ऑफ इनकम के अंदर रहते हुए इनकम्स कमा रहे हों, 2 हेड्स ऑफ इनकम के अंदर रहते हुए इनकम्स कमा रहे हों, या हम किसी हेड ऑफ इनकम में भी इनकम कमा रहे हों जिसे टैक्सेबल इनकम कहा था हमने, क्योंकि हेड्स ऑफ इनकम वाली इनकम को हमने कहा था टैक्सेबल इनकम। किसी हेड ऑफ इनकम के अंदर रहते हुए इनकम कमा रहे हो जिसे टैक्सेबल इनकम कहा था, या फाइनल टैक्स वाली इनकम कमा रहे हो। और तीसरी बात हमने ये की थी कि किसी हेड के अंदर रहते हुए टैक्सेबल इनकम कमा रहे हो और साथ इनकम ना कमा रहे हो, जैसे घर के अंदर जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं आप कोई चीज़। तो ये 3 सिचुएशंस थी जिनमें खर्चों को तकसीम करना पड़ सकता है। बाकी एक जाते जाते बात की थी, ऐसा कोई इतनी इंपॉर्टेंट नहीं थी, बहरहाल उसको देख लें दोबारा। वो जो एजेंट वाली बात थी कि वेयर एजेंट इज अर्निंग कमीशन, जहाँ एजेंट कमीशन कमा रहा होगा तो हिज कमीशन लिख लें यहाँ, हिज कमीशन विल बी टेकन एज टर्नओवर। वो पेपर में जीपी लिखाइएगा, असल में कमीशन यहाँ वो कहना चाह रहे हैं, ये जो मिसाल दी थी आपको, हिज कमीशन विल बी टेकन एज टर्नओवर। ओके, आगे जी, फेयर मार्केट वैल्यू। द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ एनी प्रॉपर्टी, रेंट की भी फेयर वैल्यू होती है। 2-3 जगह लोग कमरा देख के डिसाइड करते हैं कौन सा कमरा किराए पे लेना है। द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ एनी एसेट, सर्विस की भी फेयर वैल्यू होती है, मुख्तलिफ कॉलेजेस की मुख्तलिफ फीस। फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ एनी बेनिफिट और परक्विजिट, बेनिफिट परक्विजिट सेम चीज है। At a particular time shall be the price which will ordinarily be received, which will ordinarily be received। अच्छा, अब कुछ बच्चे फिर अब मैसेज करेंगे ग्रुप में कि जी परक्विजिट का मतलब बता दें। मोहतरम, सैलरी के चैप्टर के अंदर हमारे 2 दिन लगने हैं समझने के लिए कि परक्विजिट का मतलब क्या है, तो इसलिए मैंने इसको भी एक्सप्लेन नहीं किया ज़्यादा। ओके, शैल बी द प्राइस विच विल ऑर्डर, आपको जितनी सिलेबस के अतबार से चीज़ की डेप्थ में जाना है वो मैं खुद कराया करूँगा। ऑर्डिनरीली विल बी फेच्ड ऑन सेल, या ये चीज़ें बाजार में मार्केट में बिकती हैं जैसे एसेट्स वगैरह। और सप्लाई, सर्विसेज तो सेल तो नहीं होती, सर्विसेज के लिए सप्लाई का लफ्ज़ यूज होता है। इन ओपन मार्केट, ओपन मार्केट के अंदर जो इनकी प्राइस है डेट विल बी कंसिडर्ड एज, बोले फेयर मार्केट वैल्यू। भाई आप तीनों आगे आ जाएं, इस रो में जगह बना दें और आगे हो जाएं, एक ही दफ़ा बना दें और थोड़ा आगे हो जाए, आगे आ जाए। ओके जी, आगे पढ़े। पॉइंट नंबर 2। तो क्या पॉइंट 1 से क्या पता चला? भाई टाइम पे आया करें, ये कल से फिर दरवाजा बंद करना पड़ेगा और कोई हल नहीं। द फेयर वैल्यू ऑफ एनी प्रॉपर्टी शेल बी द प्राइस, ये वो प्राइस होगी विच विल ऑर्डिनरीली बी रिसीव, ये जो आमतौर पर रिसीव हो ऑन सेल इन ओपन मार्केट। ओपन मार्केट यानी बाजार में ले जाएं, जितने का ये बिकेगा, इट इज फेयर वैल्यू। पॉइंट 2, द फेयर मार्केट वैल्यू शैल बी डिटरमिन्ड इग्नोरिंग एनी रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर। ये जरा बात आपने समझनी है। ये है प्लॉट्स, ये है प्लॉट नंबर 67, ये है प्लॉट नंबर 68। अब ये जो प्लॉट्स हैं, इन प्लॉट्स के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन लगी हुई है। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ जी, प्लॉट जो आपका है 67, उस पे एक रिस्ट्रिक्शन लगी हुई है, 68 पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। 68 फ्री है बिल्कुल, लेकिन 67 कौन सा वाला है? हुकूमत ने रिस्ट्रिक्शन इस पे लगाई हुई है, यार इसको फिलहाल बेचना ना, हो सकता है हमारा यहाँ सड़क बनाने का इरादा हो,
कोई ब्रिज बना रहे हैं तो हो सकता है ये फिर तोड़ना पड़े बाद में, तो प्लॉट पे हुकूमत ने कोई कैद लगाई हुई है, कोई रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई है। तो अब जाहिर बात है जो बाज़ार है, मार्केट है, उस मार्केट के अंदर जो है वो इसकी फेयर वैल्यू क्या होगी, उस मार्केट के अंदर इसकी फेयर वैल्यू, मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ कि उस मार्केट में इसकी फेयर वैल्यू है 40 मिलियन और रिस्ट्रिक्शन की वजह से इसकी फेयर वैल्यू है 30 मिलियन। ये तो मार्केट की बात है, मार्केट की। लेकिन हमारा लॉ ये कहता है कि आपने क्या करना है, आपने इसकी फेयर वैल्यू लेनी है 40 मिलियन और 40 मिलियन। जिस प्लॉट के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन है या कोई कैद है, तो हमारा लॉ मेकर कहता है आप एज्यूम करो कि कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, फॉर टैक्स पर्पसेस आप इसकी फेयर वैल्यू क्या लोगे, 40 मिलियन। चले नोट कर लें। अब आप हजरात मेरे से ये सवाल ना पूछिएगा, अच्छा ये क्या बात हुई, ऐसा क्यों किया, इससे तो टैक्स पेयर को नुकसान होगा। भाई जो लॉ है वो कम से कम पढ़ लें, टैक्स पेयर को फ़ायदा हो या नुकसान हो ये ना आपने आज के बाद मुझे बताना है और ना मेरे से इस बारे में पूछना है कि सर ये बात है, इससे तो टैक्स पेयर को फ़ायदा हो रहा होगा, इससे तो टैक्स पेयर को नुकसान हो रहा होगा, तो हमारे ख्याल से ऐसे होना चाहिए। ऐसा कोई आपका इशू जहन में सवाल आए तो FBR को ईमेल कर दें, वो कम से कम उस बारे में मैं कुछ नहीं कर सकता। स्मॉल कंपनी का रेट 25%, 22%, 21%, 15% क्यों नहीं है? स्मॉल कंपनी का तो 10% रेट होना चाहिए सर, टैक्स ही नहीं होना चाहिए। इस तरह के सवालों के जवाब मैं नहीं दे सकता कम से कम। तो हमारी जिम्मेदारी सिर्फ जो लॉ में है वो याद करना है, बाकी लॉ अच्छा बने बुरा बने इसके बारे में मैं कोई सवाल नहीं लूँगा। मार्केट से क्या मुराद है? प्रॉपर्टी डीलर। प्रॉपर्टी डीलर इसकी कीमत 40 लगा रहे हैं, इसकी कीमत 30 लगा रहे हैं, लेकिन टैक्स वाले क्या कहेंगे, दोनों की कीमत 40 है। ये बात पढ़ लें, बड़ी वाज़ेह तौर पे उसने लिखी है। द फेयर मार्केट वैल्यू शैल बी डिटरमिन्ड इग्नोरिंग एनी, फेयर मार्केट वैल्यू निकालते हुए ये इग्नोर कर दिया जाएगा कि ट्रांसफर यानी सेल पे कोई कैद लगी हुई है। अगर थोड़ी देर के लिए भूल जाएं कि इस पर रिस्ट्रिक्शन है तो फिर ये भी कितने का ही बन जाएगा। ओके अच्छा, ये दूसरा बुलेट, होंडा कार्स के पास एक मशीन है जिससे वो गाड़ियां बनाते हैं। अब ऑब्वियसली उस मशीन की बाजार में फेयर वैल्यू नहीं मिलेगी, इस वजह से नहीं मिलेगी कि वो मशीन कोई भी नहीं खरीदेगा। हत्ता कि टोयोटा करोला वाले तो बिल्कुल नहीं खरीदेंगे, वो कहेंगे हमारी तो गाड़ी का मॉडल ही डिफरेंट है, डिज़ाइन ही डिफरेंट है, हमने इस मशीन का क्या करना। तो होंडा कार के पास जो मशीन है उसकी बाजार में जाके फेयर वैल्यू लगवाना मुश्किल है। हाँ, उनकी जो गाड़ियाँ हैं उसकी फेयर वैल्यू लग सकती है बाजार में, वो तो सैकड़ों हज़ारों लाखों गाड़ियाँ हैं, लेकिन वो मशीन पूरे पाकिस्तान में एक ही है उनके पास, और वो और कोई ख़रीदने को मैं आप तैयार नहीं है। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनकी फेयर वैल्यू निकालना मुश्किल होता है। कोई एटम बम बनाने वाली मशीन है, उनकी फेयर वैल्यू निकालना मुश्किल होता है। तो ऐसी सूरत में लॉ मेकर कह रहा है यार मुझे ऐसी कहानियाँ ना सुनाओ कि फेयर वैल्यू निकालना मुश्किल है, ज़बरदस्ती फेयर वैल्यू निकालो। द फेयर मार्केट वैल्यू शेल बी डिटरमिन्ड, इग्नोर, कहते हैं तुम्हारी बात को मैं इग्नोर कर दूंगा, ये तुम कहानियां सुना रहे हो मुझे ना सुनाओ, किसी तरह इसकी फेयर वैल्यू निकालो। द फेयर मार्केट वैल्यू शेल बी डिटरमिन्ड इग्नोरिंग द हकीकत, इस हकीकत को इग्नोर कर दो, हालांकि हकीकत है, इग्नोर, हकीकत इग्नोर करने को कह रहा है। आंखें बंद करके खोल के देखें, इग्नोर द हकीकत, कहते हैं किसको इग्नोर कर दो, हकीकत को ही इग्नोर कर दो। क्या हकीकत थी? दैट इट इज नॉट कन्वर्टेबल टू कैश, इजीली कन्वर्ट नहीं हो सकती कैश में, कोई खरीदने को तैयार ही नहीं है, लेकिन फिर भी कहता है इसकी फेयर वैल्यू निकलवाओ। अब अगेन आप लोगों ने ये सवाल मेरे से पूछना है कि इसकी फेयर वैल्यू कैसे निकलेगी, भाई वो हमारे स्कोप से बाहर है, हाँ कम से कम हमारे सिलेबस में नहीं है। बाहर के मुल्क में जाके इसकी फेयर वैल्यू निकलवा लें, या इससे जो गाड़ियाँ बननी हैं उसकी वर्थ देख के कोई फेयर वैल्यू निकाल लें, कोई ना कोई तरीका लगाएं, लेकिन वो प्रैक्टिकली चीज़ होगी, हमारे स्कोप से बाहर है। द फेयर मार्केट वैल्यू शैल बी डिटरमिन्ड इग्नोरिंग द हकीकत, फेयर मार्केट वैल्यू निकालते हुए ये हकीकत इग्नोर कर दी जाएगी कि ये कैश में कन्वर्टेबल नहीं है। उर्दू में अगर आपने आगे लिखना है तो लिख लें कि फिर ज़बरदस्ती कैश में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये उन लोगों के लिए लिखवा रहा हूँ जो बार बार सवाल पूछते हैं कि ये ज़रा दोबारा बता दें, उन लोगों के लिए उर्दू में लिखवा रहा हूँ।
फिर भी ज़बरदस्ती कैश में हमें वैल्यू निकालनी पड़ेगी, और ये बात हम इग्नोर कर देंगे कि इसकी वैल्यू नहीं निकल सकती। ओके, पॉइंट नंबर 3, ये भी एक कोई ताज़ा सवाल आया है, किसी ने पूछा कि ये देखें माइनर चाइल्ड वाला पड़ा था, किधर है माइनर चाइल्ड, ये माइनर चाइल्ड। तो कह रहे हैं कि पेरेंट्स की इनकम में से जिसकी इनकम हाई हो, हमने पढ़ा था उसमें ऐड करना है, लेकिन अगर पेरेंट्स की डेथ हो चुकी हो तो ये उसने सिनेरियो लॉ में डिस्कस नहीं किया। तो जो चीज़ लॉ में डिस्कस नहीं हुई वो कोर्ट डिसाइड करेंगे, इसलिए ये हमारे स्कोप से बाहर है ये सवाल। तो वैसे भी लॉ की प्रोविजन पे मैं आपको अक्सर कह चुका हूँ, इसी प्रोविजन पे आपने 60 मिनट भी लगाने हैं तो 60 मिनट लगा लें, लेकिन जितना हमारे सिलेबस में हम सिर्फ उतना ही पढ़ेंगे। चलें जी, सेक्शन 7 पॉइंट 3, वेयर द प्राइस इज नॉट ऑर्डिनरीली एसरटेनेबल। एसरटेन होता है मालूम करना। वेयर द प्राइस इज नॉट ऑर्डिनरीली एसरटेनेबल, क्या मतलब हो गया इस बात का? जहां प्राइस आमतौर पे पता नहीं चल रही, किसी चीज की फेयर वैल्यू पता नहीं चल रही, तो क्या होगा जी ऐसी सूरत में? द बोर्ड में, फेडरल बोर्ड में, इस बात को तो ब्रैकेट में ले लेना, ये तो ऐसी उसने तमहीद बांध के रखी है, बाय नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गजट, यानी ऑफिशियल गजट में नोटिफिकेशन दे के बताएगा। इसका मतलब ये नहीं कि इसको याद नहीं करना। द बोर्ड में डिटरमिन द फेयर वैल्यू ऑफ द, लेकिन ये रूल सिर्फ किसके लिए है? इमूवेबल, बाकी एसेट्स के लिए नहीं है, मूवेबल एसेट्स के लिए नहीं है। तो इमूवेबल एसेट्स के लिए ये रूल है। दोबारा पढ़ लें, वेयर द प्राइस इज नॉट ऑर्डिनरीली एसरटेनेबल, जहां प्राइस आमतौर पे मालूम ना हो, द बोर्ड में डिटरमिन द फेयर वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी। आसान सी लाइन है। ओके अच्छा, अब कुछ इलाके तो ऐसे हैं जहां बोर्ड ने फेयर वैल्यूज बता दी हुई हैं, जहां फेयर वैल्यू नहीं पता चलती थी। अब अगर आप ऐसे इलाके में ज़मीन खरीद लें जहां पे बोर्ड ने भी फेयर वैल्यू नहीं बताई हुई, तो फिर ऐसी सूरत में क्या करेंगे? तो ऐसी सूरत में आसान सी चीज़ है, ऐसी सूरत में आप ऐसी जगह चले जाएं जहां ज़मीनें आपके नाम लगती हैं। कोई ना कोई दफ्तर तो होगा जहां आप स्टैंप ड्यूटी पे करते होंगे, स्टैंप ड्यूटी पे की जाती है जिससे ज़मीन आपके नाम लगती है। तो भाई ये बता दिया मोहतरम, इधर देखा करो, बता दिया करो, पीछे छुप रहा है। अच्छा इधर उधर ना देख, इधर देखा करो। ओके, तो वेयर द फेयर वैल्यू ऑफ एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी, जहां इमूवेबल प्रॉपर्टी की फेयर वैल्यू ऑफ एन एरिया हैज नॉट बीन डिटरमिन्ड बाय बोर्ड, जहां बोर्ड इसकी फेयर वैल्यू ना बता पाए, एज अबव, जैसे कि ऊपर मैंने कहा था कुछ लोग कुछ जगहों की बता दी है लेकिन बोर्ड इसकी फेयर वैल्यू ना बता पाए। The fair market value of such immovable property shall be assumed to be the value fixed by district officer revenue। ये भी एक दफ्तर होता है, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर। अक्सर आपने शायद दाएं में कभी बोर्ड पढ़ा हो, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर हैं ये। तो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर रेवेन्यू हुकूमत का एक दफ्तर होता है, या सूबे वालों ने कोई दफ्तर बनाया होता है, या फिर कोई भी अथॉरिटी जिसको ये इजाज़त है इस मद में कि वो स्टैंप ड्यूटी लगा सके, यानी कोई भी इदारा जो स्टैंप ड्यूटी लगाने की पावर रखता है उस इलाके में, यानी सादा सी बात, जिस दफ्तर में जाके ज़मीन आपके नाम लगती है उस दफ्तर के अंदर चले जाएं, वहाँ पे आपको डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर रेवेन्यू के नाम से दफ्तर मिल जाएगा, या किसी सूबे वालों ने दफ्तर बनाया होगा, या अगर ऐसे दफ्तर आपको नहीं मिले, जो भी अथॉरिटी वहाँ पे जिसको हुकूमत ने इजाज़त दी हुई है तुम ज़मीनें नाम कर दिया करो, उस दफ्तर में चले जाएं और जाके इस प्रॉपर्टी की क्या लगवा लें? वैल्यू लगवा लें। लेकिन एक बात याद रखिएगा, ये रूल भी सिर्फ किसके साथ खास है? इमूवेबल प्रॉपर्टी के साथ, दूसरी प्रॉपर्टीज के लिए नहीं है, ये भी इमूवेबल प्रॉपर्टी के साथ खास है।
ओके, स्टैम्प ड्यूटी वो पैसे होते हैं जो आपने जमा करवाने, जिस वक्त ज़मीन अपने नाम करवाते हैं, और उस वक्त फिर आपको स्टैम्प्स लग जाती हैं और ज़मीन आपके नाम हो जाती है एक कागज़ पे। मिस्टर आमिर परचेज्ड अ कंप्यूटर, पॉइंट 1 में आ जाएं, फॉर 70,000 एंड सोल्ड इट टू मिस्टर अंजुम व्हेन द WDV इन आमिर्स बुक्स वाज 40,000। हिस्टोरिकल कॉस्ट क्या है, कितने का खरीदा था, डेप्रिशिएट करते करते आज कितने का हो गया। इट्स फेयर वैल्यू इन ओपन मार्केट प्राइस वाज 42, जब बेचा तो बाजार में कितने का है, 42,000 का। फेयर वैल्यू क्या होगी भाई, फिर बताएं। 42,000, 2-3 फिगर्स देके उसने आपसे जज करवाया व्हाट इज फेयर वैल्यू। ये एक सेक्शन है रिसीट ऑफ इनकम, ये हम सैलरी के चैप्टर में पढ़ेंगे। रिकूप्ड एक्सपेंडिचर सेक्शन 70, आगे आ जाओ। रिकूप्ड एक्सपेंडिचर, आगे आ जाओ। रिकूप्ड एक्सपेंडिचर क्या है जी, सादा सी बात है। रिकूप्ड एक्सपेंडिचर की कोई आपने मिसाल पढ़ी हो इंट्रो की क्लास में? बैड डेट रिकवरी, एक्सपेंडिचर हुआ था, बाद में रिकूप हो गया या रिकवर हो गया। सिमिलरली ये देखें जी, जो ऊपर मिसाल दी हुई है, ये 2010 का साल है, ये 2010 के साल में राइज ने रिपेयर का खर्चा किया 7,000 रुपया, और अगले साल 2011 में क्या हुआ कि 2,000 रुपया रिकवर हो गया। यानी जो एसी रिपेयर करके गया था उसने कहा माजरत भाई, एसी सही करने के मैंने 7,000 रुपये ज़्यादा ले लिए थे, माजरत ये 2,000 मेरी तरफ से वापस पकड़ें। अब आप बता दें क्या खुशी होगी टैक्स पेयर को? जी बिल्कुल खुशी होगी। क्या खुशी होगी कि पैसे मेरे थे और मुझे वापस मिल गए। पेट्रोल आप डलवाएं, बाद में कोई आपको 100 रुपया दे दे पेट्रोल पंप वाला, ये उसी तरह है, तो इसको क्या कहेंगे आप? चले मैं बता देता हूँ, रिकूप एक्सपेंडिचर। और इसे कहाँ डालना होता है? इनकम में। क्या एंट्री क्या होगी इसकी? 7,000 की। रिपेयर एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट, रिपेयर एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट, और जो पैसे मिलेंगे उसकी एंट्री क्या होगी? कैश डेबिट इनकम क्रेडिट, कैश डेबिट इनकम क्रेडिट। इन केस ऑफ सब्सिक्वेंट रिकूपमेंट ऑफ एनी एक्सपेंडिचर, अगर कोई एक्सपेंडिचर क्या हो जाए, बोले रिकूप हो जाए, एक्सपेंडिचर रिकूप हो जाए या लॉस भी रिकूप होता है। कभी आपने सुना होगा एसेट्स डूब गए थे, इंश्योरेंस कंपनी वालों ने पैसे दे दिए, तो लॉस भी रिकवर हो जाता है। तो वेयर एनी एक्सपेंडिचर, सॉरी, इन केस ऑफ सब्सिक्वेंट रिकूपमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, बाद में कभी एक्सपेंडिचर रिकवर हो इन कैश और काइंड, या कैश में रिकवर हो या इन काइंड रिकवर हो। क्या मतलब? हो सकता है अगला बंदा आपको जो है वो 2,000 रुपया दे दे, हो सकता है कोई कुर्सी रख के चला जाए आपके दुकान के बाहर, यार ये कुर्सी मेरी तरफ से रख लो, मैंने आपको 2,000 देना था, चलो ये कुर्सी रख लो। इन कैश रिकवर हो या इन काइंड रिकवर हो। द रिकूप्ड अमाउंट कितनी है? 2,000 शेल बी इंक्लूडेड इन द इनकम। बस सादा सी बात, ये आपकी इनकम है, खुशी है। किस हेड में जाएगी यार? जिस हेड का खर्चा था। अगर ये रिपेयर आपने बिजनेस के लिए करवाई है तो फिर वो जो पैसे 2,000 रिकवर हुए हैं वो भी किस हेड में जाएंगे? बिजनेस के। शेल बी इंक्लूडेड इन द इनकम चार्जेबल अंडर द रेलिवेंट हेड का क्या मतलब है? जिस हेड में वो खर्चा डाला था उसी हेड में इस इनकम को डालेंगे। फॉर द ईयर, उस साल जिसमें ये पैसे मिल गए। तो किस साल पैसे मिले जी? 11 में। राइस गॉट रिपेयर्ड एसी फॉर 7,000 इन टैक्स ईयर 2010। सर्विस प्रोवाइडर रियलाइज इन 2011 दैट ही हैज चार्ज 2,000 ज्यादा टू राइस, सो ही रिटर्न द अमाउंट इमीडिएटली। The recouped amount shall be included in income as rupees 2,000 in tax year 2011 by rise chargeable under the head income from at as को ऐड कर दें, ज्यादा अच्छा रहेगा। The recouped amount shall be included in income at rupees 2,000 in tax year 2011। अगली एग्जांपल काटते रहने दें।
ओके, पढ़ें जी दोबारा। अब इंग्लिश में कोई मसला आ रहा हो तो बताएं। अगर कोई खर्चा रिकवर हो जाए, अगर कोई खर्चा, द रिकूप्ड अमाउंट शेल बी इंक्लूडेड इन इनकम। बस जो खर्चा रिकवर हुआ है वो कहाँ चला जाएगा? इनकम में चला जाएगा। ओके जी, इसका क्या मतलब है भाई? करेंसी कन्वर्जन। तो असूली तौर पे तो हर अमाउंट इस लॉ में पाक रुपीस में होनी चाहिए, लेकिन अगर कोई अमाउंट पाक रुपीस से हटके है तो उसे किस में कन्वर्ट किया जाएगा? पाक रुपीस में कन्वर्ट किया जाएगा। चलें जी, एवरी अमाउंट टेकन इनटू अकाउंट। टेकन इनटू अकाउंट का मतलब है रिकॉर्डेड। एवरी अमाउंट रिकॉर्डेड अंडर दिस लॉ शैल बी इन रुपीज। हर अमाउंट जो इस लॉ में रिकॉर्ड की जाएगी वो किस में रिकॉर्ड की जाएगी? रुपीज में। वेयर एन अमाउंट इज इन अ करेंसी, जहां कोई अमाउंट रुपीज के अलावा वाली करेंसी में होगा, डॉलर में हो मिसाल के तौर पे, कन्वर्जन शेल बी एट द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। कन्वर्जन स्टेट बैंक वाले रेट पे की जाएगी। कौन सा स्टेट बैंक वाला रेट? एक वो रेट होता है जो अखबार में आ रहा होता है, एक वो रेट होता है जो स्टेट बैंक की वेबसाइट पे आ रहा होता है। जो स्टेट बैंक की वेबसाइट पे आ रहा होगा उस रेट पे की जाएगी। प्रीवेलिंग, प्रीवेलिंग का क्या मतलब है? जो रेट चल रहा है। प्रीवेलिंग एट द डेट, किस डेट पे? एट विच द अमाउंट इज रिकॉर्डेड, जिस दिन अमाउंट रिकॉर्ड की आपने। अच्छा मुझे बताएं, एसेट खरीदने की एंट्री साल के एंड पे करते हैं या जिस दिन आप खरीदते हैं? जिस दिन खरीदते हैं। एसेट किस दिन रिकॉर्ड करते हैं? जिस दिन खरीदते हैं। अब नीचे वाली एग्जांपल कर लें। जी क्लियर। कासिम imported a car for $, on March 31, 2009. The exchange rate on the relevant dates are as follows. मार्च 31 के रेट दिए हुए, 30 जून के रेट दिए हुए। हमने कब के रेट देखने हैं? जिस दिन अमाउंट रिकॉर्डेड। प्रिवेलिंग एट द डेट एट विच द अमाउंट इज रिकॉर्डेड। बताएं अमाउंट रिकॉर्ड किस दिन होनी चाहिए? जिस दिन खरीदा या आप साल के एंड का वेट करें? जिस दिन खरीदा। ओके आप बता दें अगले दो रेट हैं, एक ओपन मार्केट का रेट है और एक स्टेट बैंक का रेट है। कौन सा रेट? स्टेट बैंक वाला रेट यूज करें। तो 35,000 ज़रब $102.1, तो $35,000 वाली चीज पाकिस्तान के 35,73,000 रुपए में पड़ी। क्लियर? ओके इसका क्या मतलब है जी? आमदन के जराए क्या हो गए? बंद हो गए, खत्म हो गए। आमदन के जराए बंद हो गए। अच्छा जी, ये जी 2012 का साल है। एक दुकान है जो 2012 में यहां जाके बंद हो गई, यानी बिजनेस क्लोज हो गया, और 2013 के अंदर जाके पैसे रिकवर हुए। इज इट पॉसिबल? यस इट इज पॉसिबल। क्यों? 2012 के अंदर आपने यहां जाके दोस्तों के साथ इस दुकान पे मछली खाई थी,
फिर आप इस दिन खाने गए तो पता चला दुकान बंद हो चुकी है। तो आपको ख्याल आया यार जो इस दिन मैंने मछली खाई थी उसके पैसे मैंने नहीं दिए थे। आपको इस दिन फरिश्ते ख्वाब में आए और आपकी ठुकाई लगाई, तो आपने इस दिन जाके पैसे दे दिए, तो दुकानदार को क्या रिकवर हो गया? बोलें, कैश रिकवर हो गया। दुकानदार को क्या रिकवर हो गया? कैश रिकवर हो गया। तो बताएं किस सोर्स से कैश रिकवर हुआ? जो सोर्स चल रही थी या जो सोर्स बंद हो चुकी है? अब ये जो कैश रिकवर हुआ इसका सलूक क्या करेंगे? इसको डाल देंगे इनकम में, इसको डाल देंगे इनकम में। तो अब आपके जहनों में सवाल आ सकता है कि भाई कारोबार तो बंद हो गया था, फिर क्यों इनकम में डालेंगे? लॉ मेकर कहते हैं एज्यूम कर लो कारोबार चल रहा है। तो हालांकि कारोबार बंद हो चुके हैं लेकिन कहते हैं एज्यूम करो कारोबार चल रहा है, इस पैसे पे तुम्हें क्या देना पड़ेगा? टैक्स देना पड़ेगा। नोट कर लें, फिर आगे चलते हैं। फिर मैं पढ़ता हूं, जल्दी किया करें, नॉट टेक मोर देन 10 सेकेंड्स। ओके चलें जी। इफ अ टैक्सेबल सोर्स ऑफ इनकम सीजेस, ये जो कारोबार होते हैं लोगों के, एग्रीकल्चरल इनकम की बात नहीं कर रहा, ये कारोबार जो लोगों के होते हैं ये टैक्सेबल होते हैं या माफ होते हैं? जितने कारोबार पाकिस्तान में हो रहे हैं टैक्सेबल होते हैं। हाँ, कोई इक्का दुक्का कारोबार माफ भी होते हैं, जैसे कोई एग्रीकल्चर का काम कर रहा है। इफ अ टैक्सेबल सोर्स ऑफ इनकम सीजेस, कौन सी सोर्स ऑफ इनकम बंद हो गई? यानी दुकान बंद हो गई। सीजेस का मतलब लिख लें, दुकान बंद। दो कान बंद नहीं हो गए, मोटरवे भी नहीं जा रहे, कान बंद हो रहे हैं मेरे। इफ अ टैक्सेबल सोर्स ऑफ इनकम सीजेस, अगर एक टैक्सेबल सोर्स ऑफ इनकम क्या हो जाए? बंद हो जाए, सीजेस टू एग्जिस्ट, दुकान बंद हो जाए, देन एनी, बुलेट छोड़ें, बुलेट लग ना जाए, देन एनी सब्सिक्वेंट बेनिफिट, ये आप देख रहे हैं सब्सिक्वेंट बेनिफिट है, बाद में मिला है। देन एनी सब्सिक्वेंट derived from it shall be, इस सादा तरीका, इन सादा वे, बस जिस साल पैसे आए उस साल इनकम में डाल दें। assuming that source is not बंद at the time income was कमा, assume कर लो जिस वक्त इनकम कमाई है उस वक्त दुकान बंद नहीं थी, जिस वक्त इनकम कमाई है उस वक्त दुकान बंद नहीं थी। सोर्स हैज नॉट सीज्ड, सोर्स बंद नहीं हुई थी जब इनकम आपको मिली। डिराइव से मुराद ना यहाँ रिसीव्ड है असल में, यानी जिस वक्त वो पैसे आपको मिले। ओके ये जो दो बुलेट है ना ये आपने गौर से समझने हैं। कॉन्सेप्चुअली तो बड़े आसान है लेकिन इंग्लिश जरा आपने गौर से समझनी है। कॉन्सेप्चुअली क्यों आसान है? ये जो आपको रिकवरी हुई है, रिकवरी, ये रिकवरी आपको अगले साल हुई है बंद करने के या सेम ईयर में हुई है? क्या ये रिकवरी इस साल हो सकती थी, इसी साल? बोलें इज इट पॉसिबल? तो बता दें दोनों सूरतों में रूल क्या रहेगा, चाहे इस साल रिकवरी हो चाहे इट विल स्टिल बी कॉल्ड एज इनकम, ये इनकम ही कहा जाएगा। तो कितनी पॉसिबिलिटीज हैं? दो। जिस साल दुकान बंद करें उस साल भी पैसा आ सकता है और जिस साल दुकान बंद कर दें उससे किसी अगले साल में भी पैसा आ सकता है। अब ये दो सिनेरियोज हैं जिनको इसने दो बुलेट्स बना के लिख दिया, जरा समझने की कोशिश कीजिएगा। ये कौन सा सिनेरियो है दूसरा वाला? ड्यूरिंग द ईयर का मतलब क्या है? बंद कब हुई? 12 में, और पैसे कब आ गए? 12 में।
if a taxable source of income ceases to exist either before the commencement of year, before the commencement of year, ceases to exist during the year, ceases to exist during the year, बंद हो गई इस साल और पैसे भी इसी साल आ गए, ceases to exist during the year, बोलें, ये दूसरा बुलेट है, ceases to exist during the year. अच्छा, इधर क्या मैं कह सकता हूं ceases to exist before commencement of year, इस साल के कमेंस होने से पहले सीज हो चुका है. ceases to exist, ये कमेंसमेंट डेट है साल की, बिफोर कमेंसमेंट ऑफ ईयर. इसको जरा समझे बार बार, बोलें ceases to exist बिफोर कमेंसमेंट ऑफ ईयर, साल शुरू होने से भी पहले बंद हो चुकी थी. इसका मतलब है क्या है, पिछले साल बंद हो चुकी थी. इसका मतलब ये है, थोड़ी सी इंग्लिश जरा समझने वाली है, तो दोबारा पढ़ लें. If a source of income ceases to exist during the year, ये तो आसान है. If a source of income, then any subsequent benefit shall be taxable in the normal way. ये बात आसान होगी. दूसरी बात आगे बोलें. कॉन्सेप्चुअली तो समझ आ गई ना, वैसे वैसे तो ज़बानी सी बात है समझने वाली. अगला बोले, if a source of income ceases to before commencement of the year, इस साल की commencement date ये है, इससे पहले सोर्स क्या हो चुकी थी, बंद. देन सबसीक्वेंट बेनिफिट, फिर जो बाद में पैसे आए, shall be taxable in the normal way. अब ये पहले वाला बुलेट आपने बार बार बोलना है. if source of income ceases to exist, मेरे साथ पहले वाली बात तो बोल. if source of income ceases to exist before the commencement of year, इस साल के कमेंस होने से भी पहले सोर्स बंद हो चुकी थी, then any subsequent benefit shall be taxable in the normal way. पढ़ लें आप इसको एकदम. अच्छा, ये बुलेट्स का तरीका ये होता है कि एक बुलेट को पढ़ के फिर नीचे वाली बात की तरफ आ जाएं, फिर दोबारा ऊपर से मिला के पढ़ें और फिर दूसरा बुलेट पढ़ के नीचे वाली बात की तरफ आ जाएं. सीरीज टू एक्सिस्ट का उर्दू में क्या मतलब लिखवाया, जरा जल्दी बताएं. दुकान बंद हो गई, साथ साथ मतलब लिखा करें. और ये जो ऑनलाइन वाले हैं ये भी साथ साथ उर्दू में चीज़ें लिखा करें. ये सवाल इंटरटेन नहीं किए, कभी भी ग्रुप में किए जाएंगे. ये क्लास में पढ़ाया था, इस बात को ज़रा दोबारा बता दें. ये सवाल इंटरटेन नहीं किया जाएगा. ओके, जो साथ साथ उर्दू में मतलब लिखवाए जा रहे होते हैं पुराने तजर्बे की बेस पे, कोई 10-12 साल तो मुझे भी हो ही गए हैं पढ़ाते हुए. तो जो बच्चे सवाल पूछते हैं वो उर्दू में बात लिखवा दी जाती है, लेकिन आप लोग उर्दू में लिखते हुए इसलिए शर्म आती है, पता नहीं कि मादरी ज़बान है क्यों नहीं लिख रहे. ओके, इफ़ अ टैक्सेबल सोर्स ऑफ इनकम, अगर एक टैक्सेबल सोर्स ऑफ इनकम सीजेस टू एग्जिस्ट, दुकान बंद हो जाए, ईदर ड्यूरिंग द ईयर, ईदर ड्यूरिंग द ईयर और ईदर बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ ईयर, इस साल से भी कमेंस होने से पहले बंद होगी, देन एनी subsequent benefit derived from it shall be taxable. इस पे टैक्स देना पड़ेगा in the normal way. अच्छा, अब आपके जहनों में कहीं ये ना आ जाए कि ये भी तो एक तरह की बैड डेट रिकवरी ही है, और बिल्कुल है, ऐसी बात नहीं है. ये बैड डेट रिकवरी है क्योंकि दुकान बंद होने के बाद वही बंदा पैसे दे के जाता है जिसने आपके पैसे मारे हों, क्योंकि अब आपने कोई सेल वगैरह तो कर नहीं रहे. तो फिर इस सेक्शन 72 में और सेक्शन 70 में क्या फ़र्क होगा? तो सेक्शन 70 के अंदर शायद किसी ऐसे बिजनेस की बात करा होगा जो सीजेस टू एग्जिस्ट नहीं है, कोई रनिंग बिजनेस होगा, चलते चलते बिजनेस में बैड डेट रिकवरीज हो जाती हैं, तो ये रनिंग बिजनेस होगा. तो इसलिए इसने सेक्शन 70 में क्या लफ्ज़ यूज किया, रिकूप एक्सपेंडिचर. तो खर्चा हुआ था, बाद में क्या हो गया. इधर भी ऐसा हो सकता है कि बैड डेट हुआ, बाद में रिकवर हो गया, लेकिन इधर रिकवरी कब हुई, इतनी लेट हुई कि अब तो दुकान भी बंद हो चुकी है. दुकान बंद होने का जिक्र किस पॉइंट में नहीं था, सेक्शन 70. और सेक्शन 70 72 दोनों में देख लें, इन द एंड उसने क्या लिखा, इट विल टैक्सेबल एज इनकम.
दोनों सूरतों में उसने कंक्लूजन तो ये निकाला है कि ये किस में डाला जाएगा, इनकम में डाला जाएगा। ओके, रूल टू प्रिवेंट डबल डेरिवेशन इन डबल डिडक्शन, रूल्स टू प्रिवेंट डबल डेरिवेशन एंड डबल डिडक्शन। भाई कुछ बच्चे अब ऐसे भी पता चले हैं जो इंट्रो जो है उन्होंने अभी तक पढ़ी नहीं हुई, लेकिन ऑब्वियसली कुछ ना कुछ तो भी उन्होंने शुरू कर ही दी होगी अकाउंटिंग पढ़नी। तो ये तो अकाउंटिंग एंट्री से ही समझ आएगी बात ये वाली। कल से इंशाल्लाह हम कैपिटल गेन का चैप्टर शुरू करेंगे, उसमें अकाउंटिंग एंट्रीज नहीं होंगी। बहरहाल ये एक कॉन्सेप्ट है, ये अकाउंटिंग एंट्री से ही समझ आएगा। जी भाई, डेटर डेबिट सेल क्रेडिट, आपने उधार पे चीजें बेची तो क्या एंट्री करेंगे, बोले डेटर डेबिट सेल क्रेडिट। ठीक है, जिसने इंट्रो नहीं पढ़ी हुई वॉइस रिकॉर्डिंग ऑन कर ले, ताकि बाद में कभी वो जब ये इंट्रो पढ़ ले और ये चीजें समझ आ जाए जनरल एंट्रीज, तो फिर ये बात जरा रिवाइज कर ले। ओके, वॉइस रिकॉर्डिंग वाली चीज ना ढूंढते रहे, व्हाट्सएप पे किसी को मैसेज भेज दें, ढूंढने में टाइम लगा देते हैं। अच्छा जी, तो 2010 के अंदर जो है वो क्रेडिट सेल हुई, बोलें जी क्या एंट्री होगी, डेटर डेबिट सेल क्रेडिट। अच्छा, 2011 में ये बंदा पैसे दे गया, 2011 में ये बंदा पैसे दे गया, कैश डेबिट सेल क्रेडिट नहीं होगा। डबल डेरिवेशन की इजाजत नहीं है डबल कमाने की। सेक्शन की हेडिंग क्या है, सेक्शन की हेडिंग क्या है, रूल्स टू प्रिवेंट डबल डेरिवेशन। डबल कमाने दे मुझे। जिस वक्त मैंने चीजें बेची, जिन्होंने इंट्रो नहीं भी पड़ी हुई, चीजें मैंने उधार पे बेची तो भी सेल रिकॉर्ड करूं, फिर जब ग्राहक पैसे दे जाए तो भी सेल रिकॉर्ड करूं, ऐसा तो मुनासिब नहीं होगा ना। मिसाल के तौर पे दुकानदार ने बोतल बेची 1 तारीख को और पैसे आए 2 तारीख को, दोनों दफा खुशी रिकॉर्ड करे सेल की या एक ही दफा खुशी होगी सेल की। रूल टू प्रिवेंट बोले रूल टू प्रिवेंट डबल डेरिवेशन, ये रूल्स हैं जो हमें मना करते हैं डबल चीजों को रिकॉर्ड। तो ये तो मोहतरम गलत चीज है, इससे तो डबल रिकॉर्ड हो जाएगी चीज। तो इसकी जगह आपको पता है हम क्या लिखते होते हैं, डेटर लिखते होते हैं। तो डेटर जब पैसे देके जाए दोबारा सेल बढ़ा देते हैं या डेटर को कम करते हैं। ये मिसाल नोट करने से पहले पहली लाइन जरा पढ़ लें, इफ एनी इनकम इज टैक्स्ड ऑन रिसीवेबल बेस। ये रिसीवेबल है और इनकम टैक्स हो गई। सेल का क्या मतलब है, सेल का क्या मतलब है, सेल जब प्रॉफिट एंड लॉस में जाती है तो प्रॉफिट आता है हमारा, जब प्रॉफिट आता है तो हुकूमत को क्या देना पड़ता है। तो ये सेल तो क्या है, टैक्सेबल है ना। तो पढ़ें, इफ एनी इनकम इज टैक्स्ड ऑन it shall not become taxable again on receipt base। अब जरा देखते रहे, if any income is taxable on receivable base on it shall not be taxed again। दोबारा टैक्स नहीं लगेगा इस पे, अब तो डेटर रेट करेंगे, आप सेल में दोबारा नहीं बढ़ाएंगे। it shall not be when रिसीव। चले नोट कर लें। तो दुकानदार कब खुशी रिकॉर्ड करे, जब चीजें बिकें या जब पैसे आए, जब चीजें बिकें। पैसे आने पे दोबारा खुशी रिकॉर्ड करेगा, वो तो डबल सेल रिकॉर्ड हो जाएगी।
Okay. If any income is taxed on receivable base, it shall not become taxable again on receipt base. अब उंगली साथ साथ रखें आप भी. If any income is taxable, उंगली साथ साथ रखें. If any income is taxable on receivable base, it shall not be taxed again when received. जब रिसीव हो जाए तब दोबारा तो इस पर टैक्स नहीं देना पड़ेगा. ओके, एंड वाइस वर्सा की कोई एग्जांपल नहीं है हमारे सिलेबस में, तो प्लीज इसके बारे में कोई सवाल ना पूछे. नो एग्जांपल, इसको छोड़ें. अच्छा जी, आगे चलें जी. खर्चे 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 खर्चे. खर्चों की भी इसी तरह मिसाल बताएं. 2010 के अंदर बिजली का बिल, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस मैं बोल रहा हूं, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस डेबिट और पेएबल क्रेडिट 10 रुपए से. इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस डेबिट, पेएबल क्रेडिट. अब अगले महीने जब बिल पे होगा, अगले महीने जब बिल पे होगा तो ये एंट्री कर दें, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट, यानी पे होने पे दोबारा खर्चा रिकॉर्ड कर दें तो खर्चा डबल रिकॉर्ड हो जाएगा. उसकी जगह किससे ख़त्म करें? जिस पेबल को आपने क्रिएट किया हुआ उसे ख़त्म कर दें. पेबल डेबिट कैश क्रेडिट. जल्दी भी क्विक. ओके, अच्छा खर्चे आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है? खर्चे ऐड होते हैं प्रॉफिट्स निकालते हुए या डिडक्ट होते हैं? बोले बोले सोचें, खर्चे ऐड होते हैं या डिडक्ट होते हैं? डिडक्ट होते हैं. अच्छा, अब देखिएगा, इफ एनी एक्सपेंडिचर ये डिडक्ट होता है ना, ये इनकम में ऐड होता है. सेल में से खर्चे माइनस होते हैं तो प्रॉफिट आता है ना. तो इफ एनी एक्सपेंडिचर इज डिडक्टेबल ऑन पेएबल बेसिस, it will not be deducted. It will not be deducted when it is paid. When it is paid. अब बोलें, if an expenditure is deductible. खर्चे तो सेल में से माइनस होते हैं ना, इसलिए वो कह रहे हैं if an expenditure is on payable base, it shall not be deducted. ये डिडक्ट दोबारा खर्चे के नाम से डिडक्ट नहीं होगा. it shall not be deducted when it is paid. वो तो डबल डिडक्शन हो जाएगी, डबल माइनस हो जाएगा. डबल माइनस होना मना है. लाइकवाइज का क्या मतलब है? इसी तरह if any expenditure is deductible on, it shall not be deducted when it is paid. इसको याद कर लें इधर ही. if any expenditure
it deductible on, it shall not be deducted against when it is paid. बस वाइस वर्सा को छोड़ो. ओके. एक समंदर था इधर, हमने छुपा दिया था उसको, उसकी जियारत करें. लें जी, टैक्स ऑन डिविडेंड. जी भाई, क्या डिविडेंड इनकम और उसमें फर्क क्या है कैपिटल गेन में? चलें, वो पता नहीं कहाँ बनाया होता, छोड़ें. डिविडेंड इनकम और कैपिटल गेन में फर्क क्या है? बना के दिया था वो पिछली क्लास में. जब तक आपके पास शेयर पड़े रहेंगे कौन सी इनकम आप कमा रहे हैं, और जब आप कंपनी के शेयर बेच देंगे कैपिटल गेन इनकम. क्लियर? आपने पीटीसीएल एक कंपनी है, उसके शेयर खरीद के 3-4 साल अपने पास रखे, तो मोबाइल वाले भाई जब तक वो पड़े रहेंगे, देखो इतनी कंसंट्रेशन से जब बंदा ऐसे देख रहा हो ना पता चल जाता है, मोबाइल नहीं नजर आ रहा होता. लेकिन तो जब आप जो है वो किसी कंपनी के शेयर खरीदें 3-4-5 साल आपके पास पड़े रहेंगे, तो तब तक जो प्रॉफिट आएगा उसका क्या नाम होगा? डिविडेंड इनकम. और जब आप उन शेयर्स को बेच देंगे तो कैपिटल गेन इनकम. डिविडेंड इनकम इज जस्ट लाइक मिल्क और कैपिटल गेन इनकम इज जस्ट लाइक भैंस का बेच देना. याद आ रही है बात? ओके. अब बता दें जी, डिविडेंड इनकम किसी हेड ऑफ इनकम में गिरेगा या इसकी दुनिया ही अलग है? इस दुनिया में हम चले गए थे, जिस खला में हम गए थे उसका नाम क्या था? क्योंकि डिविडेंड के लिए एक फिक्स रेट है, कितने परसेंट? 15% के एतबार से. A tax shall be imposed at the, वो रेट तो प्रेस्क्राइब हो चुका है. प्रेस्क्राइब का क्या मतलब है? बताया जाएगा, लॉ मेकर उसको खुद बताएगा. कहते हैं वो रेट मैं प्रेस्क्राइब करूंगा, मैं बताऊंगा. ठीक है, तो अ टैक्स शैल बी इम्पोज्ड एट द रेट ऑफ, एट प्रेस्क्राइब्ड रेट. तो प्रेस्क्राइब रेट कितने परसेंट है जी? 15%. अ टैक्स शैल बी इम्पोज्ड एट 15% ऑन एवरी person who receives a dividend from a company. तो सर आसिफ अगर रिसीव करें डिविडेंड पीटीसीएल से, तो फिर सर आसिफ के लिए ये इनकम कौन सी इनकम होगी? डिविडेंड इनकम. The tax shall be computed by applying the rate of tax to the gross amount of dividend. का क्या मतलब है? मिसाल के तौर पे डिविडेंड अनाउंस किया पीटीसीएल ने सर आसिफ के लिए 1 लाख रुपए. सर आसिफ ने क्रीम गाड़ी कराई और डिविडेंड लेने गए, क्रीम कार पे डिविडेंड लेने गए, तो टैक्सी वाले ने जो किराया लिया वो किराया लिया 2000 रुपये. टैक्सी वाले ने किराया लिया 2000 रुपये. अब आप मुझे बता दें, अगर ये मेरा क्वेश्चन है और इसकी रिक्वायरमेंट हो कि डिविडेंड का टैक्स निकालो, तो बताएं जी टैक्स डिविडेंड पे कैसे निकलेगा? 1 लाख जरा 15%. मैंने 1 लाख में से 2000 का खर्चा क्यों नहीं माइनस किया? क्योंकि लॉ क्या कहता है? द टैक्स, बोलें, द टैक्स शैल बी कंप्यूटेड. सुबह क्या हो गया? द टैक्स शैल बी कंप्यूटेड बाय अप्लाइंग द रेट ऑन द ग्रॉस अमाउंट. ग्रॉस क्या होता है? खर्चे माइनस करके या खर्चे माइनस करने से पहले? हाँ, तो ग्रॉस का मतलब लिखें, ग्रॉस मींस खर्चे माइनस करने से पहले. ये ग्रॉस का मतलब है.
कॉलेज वालों के लिए ग्रॉस रेवेन्यू क्या है वैसे? ग्रॉस सेल, जो आपसे फीस आ रही है उसमें से कोई खर्चा भी माइनस नहीं हुआ। जैसे ही आपने 20,000 जमा करवाया, वो कॉलेज वालों के लिए ग्रॉस अमाउंट है। जैसे आपने डॉक्टर साहब को 500 रुपए इलाज के जमा करवाए, वो डॉक्टर साहब के लिए 500 ग्रॉस का क्या मतलब होता है? अभी खर्चे माइनस नहीं हो। ठीक है मोहतरम, सिटिंग इन योर ड्राइंग रूम। नहीं नहीं ठीक है, रिलैक्स होकर बैठो, कोई मसला नहीं। टेक भी लगाओ, कोई मसला नहीं। तो जगह हो तो लेट भी जाओ, कोई मसला नहीं। ये 2-3 अगर कुछ छुट्टी कर ले तो कोई मसला नहीं। वैसे भी आखिरी रोज लेटने के लिए बनाई है। ओके, खाली पड़ी है। This tax shall be computed by applying the rate of tax on the gross amount of dividend. अच्छा, इज इट पॉसिबल क्या कि हुकूमत, पाकिस्तान में 1000 कंपनीज है, 1000 में से 2-3 कंपनीज को ये कह दे कि तुम अगर डिविडेंड दोगे तो इस पर टैक्स नहीं है? हाँ, इट इज़ पॉसिबल। हुकूमत कभी किसी कंपनी को इनकरेज करने के लिए कह सकती है। आमतौर पे तो हमने पढ़ा था एग्रीकल्चर इनकम माफ़ है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हमारा स्कोप ब्रॉड होता जा रहा है, कुछ और इनकम्स भी माफ़ हो सकती हैं। तो अगर हुकूमत किसी कंपनी को कह दे कि तुम नई नई बनी हो, तुम अगर लाख रुपया दो तो तुम लाख ही दे देना, तुम टैक्स मत लेना उससे। अच्छा, इसमें एक और बात सुन लें, पहले वो नीचे वाली में बात पढ़ लूँ। एवरी कंपनी पेइंग अ डिविडेंड शेल डिडक्ट टैक्स ऑन द, इसका क्या मतलब है? शेल डिडक्ट टैक्स ऑन द ग्रॉस अमाउंट ऑफ डिविडेंड। तो ये पीटीसीएल का दफ्तर है, ये रास्ते में सड़क है। तो सर आसिफ गए पीटीसीएल के दफ्तर एरोप्लेन पे, तो जब सर आसिफ गए पीटीसीएल के दफ्तर तो अपना चार्टर जेट तैयार करा के, तो सर आसिफ जब गए पीटीसीएल के दफ्तर डिविडेंड लेने के लिए, तो उन्होंने कहा सर आपके लिए हमने 85,000 रखा है, फ़ोन करके तो तुम लोगों ने लाख रुपया कहा था, अब तुम लोग 85,000 दे रहे हो, कोई खुदा खौफी करो, मरना नहीं है तुम लोगों ने। तो उन्होंने कहा ओ भाई, डिविडेंड पे टैक्स बनता है कितने %? 15%। अब लेने कितने गए? लाख। कट कटा के कितना मिला? 15,000 रुपया मिला। कट कटा के कितना मिला? और वैसे भी आपने ये टर्मिनोलॉजी कई दफ़ा सुनी होगी, किसी दोस्त से, वाले साहब ने किसी से पैसे लेने होते हैं, अब वो उधार दिया होता है या कोई और पैसे दुकान किसी से आपसे लेने होते हैं, आप उससे लेने जाते हैं 10,000 रुपया, वो कहता है यार 1000 रुपया मैंने काट लिया फलां चीज़ का, 1000 रुपया मैंने फलां चीज़ का काट लिया। कभी इस तरह लोग कह देते हैं, समझ आ रही है बात की? डिडक्ट कई दफ़ा आपने लफ्ज़ सुना होगा। तो एवरी कंपनी कौन कौन कौन? पीटीसीएल। अब ये छोटी छोटी बातें नहीं लिखते, फिर बाद में सवाल आते हैं, फिर सवाल पूछते हैं। ये कंपनी, पर्सन, एवरी कंपनी यानी पीटीसीएल पेइंग आ शेल डिडक्ट टैक्स, शेल डिडक्ट, बोले डिडक्ट टैक्स ऑन द ग्रॉस अमाउंट। तो पीटीसीएल क्या करेगी जी? ग्रॉस अमाउंट ऑफ डिविडेंड पे क्या काटेंगे? टैक्स काटेंगे। ओके, अब ज़बानी याद कर लें जो सादा सादा सी बातें आज पढ़ी हैं। अच्छा, यहां आंसर में थोड़ा सा एक और भी लिख लें। सर आसिफ विल रिसीव ओनली, बोले 85,000। सर आसिफ सिर्फ 85,000। हाँ, 85 में से रिक्शे वाले को 2,000 दें, वो उनका अपना मर्जी है। घर वालों के लिए रास्ते में से मिठाई लेके आए, वो उनकी अपनी मर्जी है। लेकिन टैक्स किस पे लगेगा? लाख पे। और लाख क्या है? ग्रॉस अमाउंट। ग्रॉस का क्या मतलब है? क्या माइनस करने की इजाजत नहीं है? खर्चे माइनस करने की इजाजत नहीं है। ओके, हाँ, इसको हमने दोबारा पढ़ना था। A tax shall be लगा on every person who receives a dividend। जो बंदा भी डिविडेंड रिसीव करे उस पर टैक्स लगेगा। The tax shall be लगा by applying the rate on the,
every company paying a dividend shall deduct tax on the gross amount of dividend. ये क्या लिखा हुआ है? This section shall not apply to a dividend that is exempt from tax. ये सारी कंपनीज का डिविडेंड एग्जेम्प्ट होता है या कुछ का हुकूमत कर देंगे? कुछ का हुकूमत कर दे। दिस सेक्शन शैल नॉट अप्लाई का मतलब क्या है? इस लाइन का मतलब क्या है? टैक्स एट 15% विल नॉट बी अप्लाइड। जी बिल्कुल, टैक्स एट 15% विल नॉट बी अप्लाइड। ये किस लाइन का मतलब है? ये बात लिखनी है या फिर बाद में 2-3 दिन बाद सर से पूछनी है? अच्छा, लिखनी है। टैक्स एट 15% विल नॉट बी अप्लाइड, ये किस बात का मतलब है? दिस सेक्शन शैल नॉट अप्लाई का। क्योंकि ये सेक्शन क्या कह रहा था, कितना टैक्स लगाओ, तो दिस सेक्शन शैल नॉट अप्लाई का क्या मतलब है? 15% ना लगाओ, 0% टैक्स लगाओ। कब? जब इनकम माफ हो जाए। अच्छा, इसमें से कुछ रह गया तो देख लो। क्या चीज? जी जी, मैं अभी इसकी तरफ से आ रहा हूँ, मैं यहाँ तक हूँ सिर्फ पहुँचा। ओके, अच्छा ये ना डिविडेंड का रेट भी आपको पेपर में दिया होगा 15%। मोबाइल वाले भाई, डिविडेंड का रेट भी ना आपको पेपर में दिया होगा। तो इसी तरह कोई डिविडेंड पे करते हैं इंडिपेंडेंट पावर परचेजर्स। ये लोग इंडिपेंडेंटली कुछ पावर परचेज कर रहे होते हैं किसी से और फिर अपनी फैक्ट्रियां चला रहे होते हैं। तो इनको भी हुकूमत ने कहा है कि आपके लिए डिविडेंड का रेट 7.5% है, कुछ के लिए आपका, कुछ के लिए रेट 25% है। तो मेरे तो ख्याल से ये दोनों बातें मेरे ख्याल से काटनी तो नहीं चाहिए, लेकिन अगर ऐसा कभी रेट हुआ डिविडेंड का तो फिर आपको वो पेपर में खुद दे देगा, उस रेट को यूज़ कर लीजिएगा। कम से कम 20-25 साल से तो आई कैप ने ये रेट नहीं दिया कभी, बस जनरल रेट ही देता है पेपर में, डेट इज 15%। तो कुछ लोगों के लिए डिविडेंड सिरे से ही माफ है, उनके लिए तो 0% रेट है, और कुछ लोगों के लिए डिविडेंड का रेट कम है, 7.5% है, कुछ के लिए बहुत ज्यादा है, 25%। ओके, ये सेक्शन 6 को छोड़ें, नीचे आए सेक्शन 8। सेक्शन 8 ओके, अच्छा जी, फर्ज करें कि एक बंदा सिर्फ डिविडेंड इनकम कमा रहा है। फर्ज करें एक बंदा सरासे कहते हैं पूरा साल मैंने और कुछ नहीं किया, मैंने कॉलेज वालों से छुट्टी ले ली, मैंने कहा साल रिलैक्स करते हैं अपनी ज़िंदगी का, बस सब कुछ मोबाइल लैपटॉप सब बंद करके साल पूरा रिलैक्स करते हैं घर बैठ के। तो अब ऐसी सूरत के अंदर सरासे कहते हैं यार मैंने तो बस साल में पूरा ₹1,00,000 डिविडेंड कमाया। अब मोहतरम, इनकम कितनी कमाई है? बोलें ₹1,00,000। इस पे टैक्स कितना हमने बनाया था? 15,000। घर कितना लेके गए थे? 85,000। ये जो ₹1,00,000 है ये फाइनल टैक्स रिजीम में गिरता है या नॉर्मल रिजीम में गिरता है? फाइनल टैक्स रिजीम की कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए जो नॉर्मल टैक्स रिजीम की कैरेक्टरिस्टिक्स से थोड़ी डिफरेंट होनी चाहिए। पहले मैं आपको नॉर्मल टैक्स रिजीम की कैरेक्टरिस्टिक्स बताता हूं। नॉर्मल टैक्स रिजीम की एक कैरेक्टरिस्टिक अगर आपको याद हो, एक दिन मैंने बताया था बिजनेस की सेल में से खर्चे माइनस करने की इजाजत है। किसी को याद आ रही है बात तो हाथ खड़ा करते। जब डिडक्शन और डिडक्टेबल अलाउंस में फर्क बताया था, तो बिजनेस की सेल में से खर्चे माइनस करने की, इसी तरह बाकी हेड्स में भी खर्चे हो तो माइनस करने की इजाजत है।
आपने घर किराए पे चढ़ाया, इनकम प्रॉपर्टी कमा रहे हैं, तो घर की रिपेयर वगैरह कराएंगे तो वो माइनस करने की इजाज़त है। तो पहली मुझे बताएं नॉर्मल रिजीम वालों की क्या खासियत है? इनमें खर्चे माइनस करने की इजाज़त है। अच्छा, दूसरा आपको याद आ रहा होगा इन सब का टोटल करके ज़कात भी एंड पे माइनस करने की इजाज़त होती थी, जिसे कहते थे डिडक्टेबल अलाउंस। और तीसरा ये कि ये इनकम्स हेड ऑफ इनकम्स कहलाती हैं, ये इनकम्स हेड ऑफ इनकम्स कहलाती हैं। और चौथी बात शायद आपको याद आ रही हो, इनका जो टैक्स निकलता था उसमें एक बात आपसे की थी, जो एंड पे टैक्स निकल आता था उस पे टैक्स डिस्काउंट भी मिलेगा। टैक्स डिस्काउंट का किसी को नाम याद हो? टैक्स क्रेडिट से क्लास बोला था, टैक्स क्रेडिट। यानी इन सब का आप टोटल करते हैं, न्यूमेरिकल का फॉर्मेट जहन में लाएं, टोटल करके उसमें से क्या माइनस करते हैं? ज़कात। तो क्या आ जाती है? टैक्सेबल इनकम। टैक्सेबल इनकम पे रेट लगा के टैक्स कैलकुलेट करते हैं। फिर टैक्स में कभी हुकूमत छूट भी दे सकती है, वो एक चैप्टर है 6 जिसमें हम पढ़ेंगे टैक्स माफ होता है। ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स किन इनकम्स की हैं? जिन पे टेबल 1 और 2 लगना है, ये उनकी हैं। इनमें खर्चे भी माइनस करने की इजाज़त है, इनमें ज़कात भी माइनस करने की इजाज़त है, इनके अंदर जो है वो टैक्स भी माफ़ हो सकता है, ये किसी हेड ऑफ इनकम में गिरती हैं। और यही सारी 4-5 चीज़ें इधर नहीं हैं। डिविडेंड पे टैक्स लगेगा ग्रॉस अमाउंट पे, खर्चे माइनस करने की इजाज़त। डिविडेंड इनकम सिर्फ सरासिर कमा रहे हैं, ज़कात भी माइनस। हाँ, सरासिर को इधर की इनकम कमा रहे हैं तो ज़कात माइनस कर लें, डिविडेंड इनकम में से ज़कात माइनस नहीं कर सकते। इसी तरह डिविडेंड इनकम किसी हेड ऑफ इनकम में नहीं गिरेगा। डिविडेंड इनकम किसी हेड में गिर गया तो फिर तो टेबल 1, 2 वाले रेट लग जाएंगे, वो तो पता नहीं कौन से रेट है, हम तो कितना रेट लगाना चाहते हैं। और डिविडेंड पे जो ₹1,00,000 पे 15,000 टैक्स है, उस 15,000 पे कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा। 15,000 की बजाय सरासर कहीं मैं 14,000 हुकूमत को जमा कराऊं, बिल्कुल नहीं, आपको 15,000 पूरा जमा कराना पड़ेगा। लाख पे कितना टैक्स बना था? 15,000 बना था। ओके, चलें जी, सेक्शन 8 जरा मैं बाद में पढ़ता हूं। सेक्शन 8 कैरेक्टरिस्टिक्स बताने लगा है। ₹1,00,000 की पहली खासियत बताएं, किसी हेड में नहीं गिरेगा। खर्चे वगैरह रिक्शे का माइनस करने की इजाजत, क्रीम का माइनस करने की इजाजत नहीं है, कोई ज़कात वगैरह माइनस करने की इजाजत नहीं है। ये जो टैक्स आएगा इसमें कोई डिस्काउंट वगैरह नहीं मिलेगा। ये किसकी खासियत है? फाइनल रिजीम की। रूल्स एप्लीकेबल तो इनकम चार्जेबल अंडर फाइनल रिजीम की दुनिया के रूल सुनना शुरू करें। द टैक्स इम्पोज्ड अंडर सेक्शन 5 डिविडेंड वाला है, 6 तो कल पढ़ेंगे ना, सेक्शन 5 डिविडेंड वाला है। द टैक्स इम्पोज्ड अंडर सेक्शन 5 शैल बी हतमी फाइनल टैक्स। 15,000 पे ₹1 छूट नहीं होगी, बस हतमी फाइनल रेट है ये, जिसे बाटा रेट नहीं कहते। ₹1,00,000 15%, बात खत्म, कोई डिस्काउंट नहीं, कोई ज़कात माइनस नहीं, कोई कुछ नहीं। दिस इनकम किधर है? लाख है या 15,000 है? लाख। दिस इनकम, दिस लाख shall not be chargeable under any, सही, वो गोल सर्कल ध्यान में रखे हैं जो पीछे दिखाए हैं। This shall not be chargeable under any, no खर्चा shall be allowed for any, वो खर्चा भी आपको दिखाया है, ये देखें, ये ₹2,000 का खर्चा, ये माइनस करने की इजाजत। अगर किसी को डिविडेंड मिलने पे मिठाई खिला दी तो रसगुल्लों के खर्चा माइनस करने की इजाजत नहीं है। लेकिन आपको बिजनेस में एक दफा दिखाया था, सेल में से खर्चे बिजनेस के माइनस किए थे, क्योंकि वो तो नॉर्मल रिजीम वाली दुनिया थी। द इनकम कितनी है यार? अभी 15,000 की तरफ नहीं आया, अभी लाख के बारे में। ये द इनकम शैल नॉट बी रिड्यूस्ड बाय एनी ज़कात, इनकम में से ज़कात माइनस करने की इजाजत। यार ये बात आपको समझ नहीं आएगी क्योंकि हमने लॉसेस का चैप्टर नहीं पढ़ा हुआ। द इनकम शैल नॉट बी रिड्यूस्ड बाय सेट ऑफ एनी लॉस। सेट ऑफ का मतलब होता है माइनस करना, इसमें से कोई लॉस माइनस नहीं हो सकेगा। असल में कई दफ़ा इधर उधर के बंदे को किसी और हेड के लॉसेज आते हैं तो वो हम लॉसेस के चैप्टर में पढ़ेंगे, माइनस हो सकते हैं। तो कहते हैं इस लाख में से कोई लॉस भी माइनस, तो फिलहाल इसको आप
ना ऐसे निशान लगा लिया करें, आने वाले दिनों में क्लियर हो जाएगा कोई इस तरह का, ताकि आप सवाल ना पूछें इस बारे में मेरे से कोई। तो कोई लॉस इसमें से माइनस करने की याद नहीं, फिलहाल मेरे ख्याल से इंग्लिश याद हो जाएगी आपको, इतना टफ टाइम नहीं देगी इंग्लिश। कोई लॉस इसमें से माइनस नहीं हो सकता। आपको पता है कितना लाख रुपया ढीट है, खर्चे माइनस ना करो मेरे से, जाओ ज़कात नहीं मैं नहीं माइनस करूंगा, मैं ढीट है, ढीट बना हुआ है किसी हेड में, मैं हेड में नहीं जाऊंगा, मैं देंगे ना किसी हेड में जाऊंगा, ना कोई खर्चे माइनस होंगे, ना ज़कात माइनस होगी, ना। अच्छा जी, पॉइंट डी। अब जाहिर बात है ये इसी से पैदा हुआ है, तो ये भी इसी की औलाद है। द टैक्स 15,000 डिडक्टेड shall not be reduced by any tax credit। इसमें से कोई डिस्काउंट वगैरह माइनस नहीं होगा। चलें जी, इट्स ओवर। अब कौन सा पॉइंट रह गया हमारा? ई और एफ कल पढ़ेंगे। बस इसकी 4 खासियत बता दें, जाते जाते ज़बानी याद कर लें। किसी हेड में नहीं जाएगा, खर्चे माइनस नहीं होंगे, ज़कात माइनस नहीं होगी और लॉस माइनस, और इसमें से डिस्काउंट माइनस नहीं होगा। ओवर।